मम्मी वो साथ में अटैची और बैग भी है ना, इसलिए मैंने कैब कर ली है। आप टेंशन मत लो, मैं आ जाऊंगी। ठीक है सालू, टाइम से आ जाना, मैं खाना तैयार रखूंगी। सालू फोन पर कुछ और कहती, उससे पहले ही फोन कट गया। सालू मायके जाने की तैयारी करने लगती है। सोनू और जूली की गर्मियों की छुट्टियां थी, इसी वजह से सालू कुछ दिनों के लिए अपने मायके रहने जा रही थी। मुझे ऑफिस के काम से ना जाना होता तो मैं तुम्हें गाड़ी से छोड़ देता, पर बहुत अर्जेंट मीटिंग है, इसलिए तुम मम्मी के घर रहकर आ जाओ, फिर हम बच्चों के साथ घूमने चलेंगे। सालू बहुत खुश थी कि वो बहुत दिनों बाद अपने मायके रहने जा रही थी। बच्चों के स्कूल और कामों की वजह से सालू बहुत कम अपने मायके रहने जा पाती थी। पर जब वो अपने मायके पहुंची तो उसकी भाभी शालिनी घर पर नहीं थी। नानी माँ, मुझे मैंगो शेक पीना है। नानी माँ, मुझे बनाना शेक पीना है। हाँ हाँ बच्चों, रुको, मैं अभी तुम दोनों के लिए बनाना शेक और मैंगो शेक लाती हूँ। मम्मी, भाभी अपनी मम्मी के घर से कब तक आएंगी? हाँ, बस आने ही वाली होगी। मैंने उसे बता तो दिया था कि तुम आने वाली हो। सालू बात कर ही रही थी कि शालिनी अपने दो बच्चों रिया और दीपू के साथ आ जाती है। अरे माँ जी, फ्रिज के सारे आम काट कर अपनी बेटी को ही खिला दिए क्या, या फिर एक दो छोड़े भी हैं? कैसी हो सालू? नमस्ते भाभी, मैं ठीक हूँ। वो बच्चे आम की जिद कर रहे थे तो। हाँ हाँ, आम का सीजन है और बच्चे अपने मामा के घर आए हैं तो आम तो खाएंगे ही ना। ये देखो, मम्मी ने पके हुए बढ़िया दशहरी आम खाने को दिए हैं, पूरे 5 किलो हैं। शालिनी, सालू भी आम और केले लेकर आई है, फ्रिज में रख दिए हैं। अच्छा किया, वैसे भी अब कुछ दिन यहाँ रुकोगे तो बच्चे तो कुछ ना कुछ खाने को मांगते ही रहते हैं। अच्छा, वो मैं ये आम फ्रिज में लगा कर आती हूँ। शालिनी रसोई में चली जाती है, पर सालू उस समय गुस्से में थी। मम्मी, यही वजह है कि मैं यहाँ आना पसंद नहीं करती। मेरा तो मन ही नहीं था कि मैं इस बार छुट्टियों में मायके आऊँ। राहुल तो बोल भी रहे थे कि कहीं घूमने चलते हैं। वो तो मैंने ही उन्हें मना कर दिया कि नहीं, पहले मैं कुछ दिन मम्मी के घर जाकर आऊँगी। लेकिन शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो मैं यहाँ आ गई। अगर भाभी का यही रवैया रहा ना तो मैं फिर कभी नहीं आऊँगी मायके। अरे बेटी, शालिनी की बातों पर ध्यान मत दिया कर, वो ऐसी ही है। उसे समझ नहीं है कि कब क्या बोलना चाहिए। और ये घर मेरा है, तेरी माँ का है। जब तक मैं जिंदा हूँ तू अपनी माँ के घर आराम से रह। आज तेरे पापा जिंदा होते तो। सालू देखती है कि उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, इसीलिए सालू उस समय चुप हो जाती है और बात को बदल देती है। मम्मी, भैया को फोन लगा दो, उन्हें कहना कि जलेबी रसगुल्ले लेते हुए आए, बहुत मन हो रहा है। तभी सालू का भाई आ जाता है। अरे मुझे तो पता है तू आने वाली है, इसलिए मैं रास्ते में हलवाई से जलेबी और रसगुल्ले लेते हुए आया। ये ले तेरे पसंद की जलेबी रसगुल्ले। थैंक यू भैया, आपको याद था कि मैं आने वाली हूँ। हाँ, वो मम्मी ने सुबह बता दिया था कि तुम आने वाली हो। और जीजू कैसे हैं? सब बढ़िया? हाँ जी भैया, सब ठीक है। देसी घी लाए हो? मैंने बोला था देसी घी खत्म हो गया है, लेते हुए आना। अरे वो तो मैं भूल ही गया। काम की चीज़ तो तुम भूल ही जाओगे। जो मैंने बोली है, बहन के लिए जलेबी रसगुल्ले लाना तो नहीं भूले। और देसी घी भी मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ। सोनू और जूली देसी घी के पराठे खाते हैं, इसीलिए बोला था। कोई बात नहीं भाभी, पराठे की कोई ज़रूरत नहीं, बच्चे सादी रोटी भी खा लेते हैं। और दाल चावल बने हैं ना तो उसके साथ रोटी की ज़रूरत नहीं। नहीं नहीं, मुझे सारी जिंदगी ये ताने थोड़ी ना सुनने हैं कि बहन मायके रहने आई और उसे और उसके बच्चों को देसी घी भी ना खाने को मिला। अब जाओ भी बिनेश, आप लेकर आओ। हाँ हाँ, जा रहा हूँ जा रहा हूँ। ये बात तुम सीधे भी तो बोल सकती थी, इतना घुमा फिरा कर क्यों बोली?
फिर विनेश देसी घी लेने के लिए चला जाता है। शालिनी आगे पीछे तो ठीक रहती थी, पर जैसे ही सालू कभी कभी रहने के लिए आ जाए तो वो ऐसे ही व्यवहार करती थी। इसी वजह से सालू मायके आना पसंद नहीं करती थी। वो तो सिर्फ अपनी माँ और भाई की वजह से ही मायके आ रही थी। माँ, इतना याद रखो, मैं बस आपके और भैया के वास्ते ही यहाँ आती हूँ, वरना भाभी से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। सालू का मन ही नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी भाभी शालिनी बहुत ही अटपटा व्यवहार करती थी। फिर एक दिन सब लोग घूमने के लिए मॉल जाते हैं। पापा चलो ना, गेम खेलते हैं। अभी नहीं बच्चों, थोड़ी देर में चलते हैं, पहले थोड़ा मॉल तो घूम लो। यहाँ सब कुछ कितना बदल गया है, पहले तो इतना कुछ नहीं था। मामा जी कुलकुले खाने हैं। मुझे चॉकलेट आइसक्रीम। अरे बच्चों, अभी खिलाता हूँ। चलो शालिनी, आओ आइसक्रीम खा लेते हैं। विनेश सबको आइसक्रीम लेकर देता है और सब लोग आइसक्रीम खाते हैं। चलो बच्चों, अब हम सब गेम खेलने चलते हैं। विनेश जैसे ही सबको गेम खिलाने के लिए जाने लगता है तो वो देखता है कि आज गेम मॉल बंद है। अरे नहीं, चलो बच्चों, आज तो गेम मॉल बंद है, थोड़ा और घूम लेते हैं फिर घर चलेंगे। विनेश सबको घर ले आता है। फिर घर आकर शालिनी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। शालिनी, तुम फिजूल का बात का पतंगड़ बना रही हो। क्या कहा? मैं लड़ाई कर रही हूँ? ये लड़ाई तुम्हारी बहन और उसके बच्चों की वजह से हुई है। तुम्हें जब रिया और दीपू ने बोला कि पापा गेम पार्लर चलो, तो तुमने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, और जैसे ही तुम्हारी बहन के बच्चों ने तुमसे आइसक्रीम और पॉपकॉर्न के लिए फरमाइश की तो तुमने फौरन खरीद कर दे दिए। तुम्हारी बहन तो चाहती ही यही है कि हम दोनों की लड़ाई हो। वो आती है और हमारे घर में कलेश करा कर जाती है। अरे अब चुप भी हो जाओ शालिनी, सालू सारी बातें सुन रही होगी, उस पर क्या बीतेगी तुमने सोचा भी है? सालू इस घर की बेटी है, मेरी बहन है। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ ऐसा होता तो तुम पर क्या बीतेगी? शालिनी, जरा सोचो तुम। सालू ने सब कुछ सुन लिया था। फिर कुछ देर बाद जब शालिनी शांत हो जाती है, विनेश भैया, रिया और दीपू के एडमिशन की बात राहुल जी ने स्कूल में कर ली है। आप चिंता मत करो, अब इन दोनों का एडमिशन भी मेरे बच्चों के स्कूल में हो जाएगा, और बाकी सारी बात राहुल जी ने कर ली है। अब वो जीजू को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। इतने समय से मैं एडमिशन की वजह से बहुत परेशान था। राहुल जी ने बहुत बड़ा काम किया है मेरे लिए। सालू वापस जा रही है विनेश। शालिनी की बातों से उसका मन बहुत दुखी हुआ है। हाँ भैया, अब मन बहुत भर चुका है भाभी की बातों से, और आप प्लीज़ मुझे रोकना मत। मैं नहीं चाहती कि मैं आपके और भाभी के बीच झगड़े की वजह बनूं। अब मैं चलती हूँ। सालू जैसे ही बैग उठाने लगती है, शालिनी उसका हाथ रोक लेती है। सालू, मुझे माफ़ कर दो। मैं जानती हूँ मेरी वजह से तुम्हारा मन बहुत दुखा है। तुम हमारे लिए कितना सोचती हो, और मैंने तुम्हें कितना गलत बोल दिया। ऐसे अचानक मत जाओ, राहुल जी गलत सोचेंगे। कुछ दिन और रुक कर जाना। बच्चे बहुत मन से अपने मामा मामी के घर आए हैं। मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। मैंने गुस्से में तुम्हें बहुत कुछ गलत बोल दिया। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। भाभी, आप मेरे से सॉरी मत बोलो, आप मुझसे बड़ी हो। फिर दोनों के सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और मन की कड़वाहट खत्म हो जाती है। शालिनी और सालू एक दूसरे के गले लग जाती हैं। सब कुछ ठीक हो जाता है और रिश्ते फिर से सुलझ जाते हैं। शालिनी ने अपनी गलती मानी और उसे एहसास हुआ कि जैसे वो अपने घर की बेटी है, वैसे ही सालू भी इस घर की बेटी है, और अगर उसके साथ ऐसा हुआ होता तो उसे कितना दुख पहुंचता। इसलिए शालिनी ने अपने व्यवहार को बदला और रिश्तों में आने वाली दूरियां खत्म हुई। भाभी, ओ भाभी, अरे आप अभी तक तैयार नहीं हुई? जल्दी चलो, माँ बुला रही हैं। अगर अब की बार आपको लेकर नहीं गई तो आपका तो पता नहीं, मुझे ज़रूर डांट पड़ेगी।
बस रुको, ये लाइनर और लिपस्टिक लगा लूं, बस 2 मिनट, फिर चलते हैं। और ये कहकर घर की नई नवेली बहू हेमा वापस से अपना मेकअप करने लगी। उसकी ननंद रेशमा उसके पास आकर खड़ी हो गई। अरे बाप रे भाभी, आपकी तो पलकें निकल गईं। नहीं रेशमा, ये नकली पलकें हैं। ये देखो, इन्हें ऐसे ही आंखों पर लगाते हैं। कमाल है ये तो। और ये क्या है भाभी? ये ब्लशर और ये हाइलाइटर और ये मेकअप किट। और एक चीज़ दिखाऊं, ये देखो, ये मेरा लिपस्टिक कलेक्शन। अरे वाह भाभी, आपके पास तो कितना सारा मेकअप का सामान है। मेरे पास तो एक गुलाबी लिपस्टिक है जो मेरे बहुत जिद करने पर माँ ने दिलवाई थी, वो भी 2 साल पहले। पर ऐसा क्यों? तुम्हारी उम्र में तो लड़कियां कितना मेकअप करती हैं और कितना अच्छे से रहती हैं। हाँ भाभी, लेकिन माँ को मेकअप बिल्कुल भी पसंद नहीं, ना खुद करती है और ना ही मुझे करने देती हैं। ओहो, अब से मेकअप के लिए तुम्हें जो भी कुछ चाहिए हो तुम मुझसे ले लेना। लेकिन भाभी, उससे अच्छा ये नहीं होगा कि आप ही मेरा मेकअप कर दिया करो, क्योंकि सच बताऊं तो मुझे मेकअप करना आता ही नहीं। तो फिर चलो यहाँ बैठो, मैं आज ही तुम्हारा मेकअप करती हूँ। और इसके बाद रेशमा कुर्सी पर बैठ गई और हेमा भी बड़े मन से उसका मेकअप करने लगी। लेकिन इस सब में ये दोनों भूल ही गईं कि बाहर उनकी सास उनका इंतज़ार कर रही थी। जब काफ़ी देर तक रेशमा हेमा को लेकर बाहर नहीं आई तो रेशमा की माँ सुनीता खुद हेमा के कमरे में आई और ये सब देखकर उसको बहुत गुस्सा आया। रेशमा, तुझे किस लिए भेजा था यहाँ? ये लीपा पोती करवाने के लिए? वो माँ वो मैं बस थोड़ा सा, मतलब बस ऐसे ही। माँ जी, आप रेशमा पर नाराज मत होइए, इसे मैंने ही रोक लिया था। शायद आपने इसे ध्यान से नहीं देखा। ये देखिए ना, सिर्फ हल्के से मेकअप में ही कितनी सुंदर लग रही है। सुंदर एक नंबर की भूतनी लग रही है, बिल्कुल तेरी तरह। ए रेशमा, अब जा, सबसे पहले मुंह धोकर आ और फिर सबको चाय नाश्ता दे। अपनी माँ की फटकार सुनकर रेशमा डर गई और चुपचाप मुंह धोने के लिए चली गई। उसके वहां से जाते ही सुनीता ने हेमा से कहा, ए बहू, खबरदार, जो आइंदा मेरी बेटी को अपने जैसा बनाने की कोशिश की तो। क्यों माँ जी, भला मेरे जैसा बनने में क्या बुराई है? कोई एक बुराई हो तो बताऊं भी। घर के सारे कामकाज छोड़कर ये लाली लिपस्टिक लगाने में लगी रहेगी, तब तो बस गई तेरी गृहस्थी। तुम्हारा क्या है, बड़े बाप की बेटी हो, जितना चाहे उतना खर्च करती हो। लेकिन हमारे घर की लड़कियों को हमने हमेशा यही सिखाया है कि जितनी चादर हो उतने ही पांव पसारने चाहिए। लेकिन माँ जी वो। बस, मुझे तुमसे और बहस करने का शौक नहीं है। बाहर सभी घंटे भर से इंतजार कर रही हैं। अगर फुर्सत मिल जाए तो दिखाना उन्हें भी अपना ये रंग बिरंगा मुंह, वरना तो कुछ देर में वो वापस ही चले जाएंगे। और ये कहकर सुनीता वहां से चली गई और उसके पीछे पीछे हेमा भी घर के बाहर आ गई। सुनीता के 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा धीरज और छोटी बेटी रेशमा। धीरज और हेमा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और वहीं से उन दोनों में प्यार हुआ और फिर शादी का फैसला दोनों ने एक साथ किया। सुनीता हमेशा से इस रिश्ते के खिलाफ थी, क्योंकि उसे लगता था कि अमीर घर की लड़की उसकी छोटी सी गृहस्थी को संभाल नहीं सकती और ना ही धीरज उसके खर्चे को उठा पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हेमा की सोच इससे बहुत ही अलग थी। हेमा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि माँ के साथ तुम नहीं रह पाओगी। हर बात बात पर ताने मारने की आदत है उनकी। और तुमने देखा नहीं, बेचारी रेशमा को वो कैसे डरा धमका कर रखती हैं। तुम मेरी मानो तो। नहीं धीरज, जैसा भी है, लेकिन हम माँ जी और रेशमा को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और हमारे अलावा उनका है ही कौन। बस यही सोचकर मैं चुप रह जाता हूँ। तुम्हें पता है हेमा, माँ हमेशा से ऐसी नहीं थी, लेकिन बाबूजी के जाने के बाद रंगों से उन्हें एक अजीब सी चिढ़ हो गई है। कोई बात नहीं धीरज, मैं समझती हूँ और मुझे माँ जी की किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। उफ,
आज फिर ज़्यादा पानी डल गया। अब क्या करूं? माँ जी देखेंगी तो बहुत गुस्सा करेंगी। नहीं करेंगी, क्योंकि माँ के आने से पहले ही मैं इस आटे को ठीक कर दूंगी। लाओ भाभी, मुझे दो। थैंक्स रेशमा। सच में अगर तुम ना होती तो क्या होता मेरा? अरे भाभी, ये इतना बड़ा भी काम नहीं है। वैसे भाभी, आपको आज शाम को कुछ काम है क्या? अरे क्यों, क्या हुआ? मैं बिल्कुल फ्री हूँ शाम को। क्या सीखना है आज? वो मुझे ना आईलाइनर लगाना सीखना है। मेरी सारी दोस्त लगाती हैं, पर मुझे ही नहीं आता। सिखा तो मैं दूंगी, लेकिन तुम्हें उसकी हर रोज प्रैक्टिस करनी होगी, तभी हाथ सेट होगा। अच्छा, तो फिर जाने दो। आज तो माँ सत्संग में गई हैं, तो लगा सकती थी, पर हर रोज कैसे लगाऊंगी? अरे पगली, तुम खुद को नहीं लगा सकती, पर मुझे तो लगा सकती हो। मतलब ये ननन जी कि जब माँ जी मंदिर जाती हैं तो तुम मेरा मेकअप किया करना। इससे तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और माँ जी को पता भी नहीं चलेगा। हेमा की बात सुनकर रेशमा बहुत खुश हो गई और फिर कुछ दिनों बाद दोनों ननंद भाभी सुबह सवेरे ही किसी काम से बाहर निकल जाती हैं। लेकिन इस बात का पता सुनीता को नहीं था और इसलिए अब सुनीता को एक एक पल भारी हो रहा था। वो रेशमा और हेमा दोनों पर बरसने वाली थी और फिर उन दोनों के घर आते ही, आ गई महारानी। रेशमा, आज तो तू नहीं बचेगी, लेकिन उससे पहले जरा मैं इसके दिमाग को ठिकाने लगा दूं। क्यों री, मैंने तुझसे कहा था ना कि मेरी बेटी से दूर रह, लेकिन तू नहीं मानी। बता बता, क्यों लेकर गई इसे ब्यूटी पार्लर? अपने जैसा बनाना चाहती है इसे भी। माँ चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता। चुप हो जा रेशमा, वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगी। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे इसके साथ जाने की? क्योंकि उसका जाना जरूरी था माँ। और ये दोनों ब्यूटी पार्लर नहीं, बल्कि मेरे साथ रेशमा की एडमिशन के लिए गई थी। एडमिशन? रेशमा का? कहाँ? और मुझे इस बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? क्योंकि अगर तुम्हें बता देते तो रेशमा को कभी जाने नहीं देती। माँ, मैंने और हेमा ने रेशमा को एक अच्छे कॉलेज से ब्यूटिशियन का कोर्स करवाने का फैसला किया है। नहीं, कोई जरूरत नहीं फालतू पैसे बर्बाद करने की। और ये सब करके क्या करेगी ये? तेरी बीबी जैसे बनेगी। नहीं माँ जी, रेशमा मेरे जैसी नहीं, बल्कि मुझसे कहीं बेहतर बन सकती है। ये देखिए, शहर में पिछले महीने जो मेकअप कंपटीशन हुआ था, उसमें हमारी रेशमा फर्स्ट आई है। बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट को पीछे छोड़ दिया है इसने। और फिर रेशमा ने अपनी माँ के पास आकर कहा, माँ, मैंने ये सब आपसे छुपकर किया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। लेकिन सच तो ये है माँ कि मैं भाभी जैसी कभी बन ही नहीं सकती, क्योंकि वो लाखों में एक है। वो मेरी भाभी ही नहीं, दोस्त भी है, और शायद वैसी माँ भी जिसकी मुझे हमेशा से ज़रूरत थी। रेशमा की बातों ने इस बार सुनीता के दिल को झकझोर दिया और उसे अब अपनी गलती का एहसास भी था। उसने रेशमा के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और फिर आंखों में शर्मिंदगी लेकर हेमा की तरफ हाथ जोड़ लिए, क्योंकि वो समझ गई थी कि उसके घर के लिए हेमा से अच्छी बहू और कोई हो ही नहीं सकती थी।